हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिविटी क्लब। स्टूडेंट वीडियो लेकर आए वो है बी ऑनर्स फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस, जो सेमेस्टर है सेकेंड। और जो बुक है आपकी वो है पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट जो बुक है उसका ये यूनिट जो है फर्स्ट, और फर्स्ट जो यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर में स्वतंत्रता आपको समझा चुका हूँ कि लिबर्टी क्या होता है। इसका जो सेकंड चैप्टर है यूनिट फर्स्ट का वो है स्वतंत्रता, सशक्तिकरण, स्वराज। और इसके ऊपर में एक तरीके से इंपॉर्टेंट कोई टॉपिक है और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बताऊंगा। तो स्टार्ट करने से पहले यदि आप इस चैनल पे नए हो और आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से पहुँच सके। तो स्टार्ट करते हैं। किसी व्यक्ति, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक, लैंगिक या आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। मैं दोबारा बताता हूँ। किसी व्यक्ति की, समुदाय या संगठन की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, लैंगिक और आध्यात्मिक शक्ति में सुधार को सशक्तिकरण कहा जाता है। सशक्तिकरण मतलब शक्ति प्रदान करना। नेक्स्ट है परावर्तन का अर्थ है सशक्तिकरण या उत्थान, मतलब कोई चीज़ का उत्थान कर रहे हो। सशक्तिकरण मतलब होता है कि किसी वर्ग या समुदाय को आप शक्ति के आधार पर उसको प्रस्तुत कर रहे हो तो वो सशक्तिकरण कहलाता है। इसमें वर्ग, जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव या शोषण को रोका जाता है, रोकना शामिल है। तो ये आपको याद रखना है। गांधी जी महिला सशक्तिकरण और अछूतों के उत्थान के लिए खड़े रहे। मतलब गांधी जी ने हमेशा क्या करा है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया कि महिलाओं को एक तरीके शक्ति मिलनी चाहिए, पुरुषों के तरह समान एक तरीके अधिकार मिलने चाहिए, उसकी बात उन्होंने कही है। नेक्स्ट है ईश्वर चंद्र विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए खड़े रहे हैं। तो ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट है राजा राम मोहन राय ने भारत में प्रचलित सती प्रथा को समाप्त किया है और सती प्रथा को प्राप्त किया है। और ये भी आपको आगे लिखना है इसके बाद कि जो भी दक्षिणी अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। पंडित रामाबाई और सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी और कमला नेहरू और एनी बेसेंट आदि भारतीय समाज में सभी वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रूप में से शामिल थी। मतलब कि ये सक्रिय महिलाओं में जितनी भी महिलाएं थी उन्होंने सभी वर्गों के, समाज में जो सभी वर्ग हैं के लोगों को सशक्त बनाने, मतलब मजबूत बनाने के लिए एक तरीके प्रयास किया है। नेक्स्ट है मानवाधिकार के युग में सशक्तिकरण का अर्थ है अधिकारों को असीमित प्रयोग और मानवाधिकारों के युग में सशक्तिकरण का अर्थ है अधिकारों का असीमित उपयोग। और अंतर्राष्ट्रीय निकायों और राज्य ने आम आदमी की स्थिति के उत्थान के लिए विभिन्न कानूनों के माध्यम से कई प्रयास किए हैं और समाज के सभी कमजोर वर्गों के बीच मानव अधिकार के उल्लंघन को बचाने और रोकने के लिए आवश्यक कानून बनाए हैं। सशक्तिकरण की एक अवधारणा है कि जिसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति को सेक्स, वर्ग, पंथ, धर्म या मूल स्थान की परवाह किए बिना सभी स्तरों पर शक्ति प्रदान करना। और इसका शाब्दिक अर्थ है कमजोर या शक्तिहीन को ताकत देना, जबकि सभी लोगों को समान रूप से और भेदभाव को मिटाकर। सशक्तिकरण का अर्थ कमजोर या शक्तिहीन का शोषण करना नहीं है, बल्कि उनको एक तरीके से सुरक्षा प्रदान करना है। जितना ही मैंने आपको बताया ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके साथ। नेक्स्ट जो आगे बता रहा हूँ वो भी आप नोट कर सकते हैं। शक्तिकरण का शब्द में स्वार्थ का एक तत्व है जिसके अर्थ में स्वयं को सशक्त बनाना है। हमसे पहले मैं डालता है। अब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वह है स्वयं को सशक्तिकरण। मतलब कि हम ये चाहते हैं कि हम खुद के लिए एक सशक्त बने। जितना ही मैंने आपको पॉइंट बताया इसके साथ साथ जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जो बता रहा हूँ आपके साथ क्या नोट बना सकते हो, नोट कर सकते हो उसके साथ साथ। नेक्स्ट आगे है इसके प्रकार क्या हैं। एक तो सामाजिक सशक्तिकरण होता है, और सामाजिक सशक्तिकरण होता है क्या है, सामाजिक और राजनीतिक। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सामाजिक राजनीतिक अवधारणाओं के रूप में सशक्तिकरण राजनीतिक भागीदारी में से परे चला जाता है और लोगों को जागरूक पैदा करता है। और सामान्य तौर पर सशक्तिकरण को 5 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है: सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और कानूनी और लैंगिक सशक्तिकरण। अब आते हैं सामाजिक सशक्तिकरण। किसी व्यक्ति को उत्पीड़न, शोषण या किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने की शक्ति को बढ़ाता है। तो आप ये सामाजिक सशक्तिकरण में देख सकते हैं। दोबारा बताता हूँ कि सामाजिक सशक्तिकरण की किसी भी व्यक्ति की उत्पीड़न और शोषण या किसी प्रकार के भेदभाव को रोकने की शक्ति बढ़ाता है। उदाहरण के लिए जाति, वर्ग, पंथ, धर्म, जन्म स्थान के भेदभाव के खिलाफ खड़े होने की क्षमता देता है। नेक्स्ट राजनीति का जो सशक्तिकरण है इसमें लिख सकते हैं कि राजनीतिक अधिकार में मतदान का अधिकार, निर्णय लेने का अधिकार और भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार,
ये सारे जो हैं आप राजनीतिक सशक्तिकरण में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक सशक्तिकरण। क्या होता है? आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और समान अवसर प्रदान करना। ये एक ऐसा वातावरण बनाता है जहाँ एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए कमाने के लिए काम करता है। तो आर्थिक सशक्तिकरण ये मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ ताकि आप इसको एक्सप्लेन कर सकें। नेक्स्ट है लिंग सशक्तिकरण। क्या होता है कि एक तरीके किसी के साथ मतलब लिंग सशक्तिकरण का उद्देश्य समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को खत्म करना है। अब असमानता कैसे खत्म कर सकते हैं? जैसे महिलाओं को उच्च अधिकार देना और पुरुषों को को जो समान अधिकार मिला है वैसे ही स्त्री को अधिकार देना, काम करने का अधिकार देना, उनको घर से बाहर निकलने का अधिकार, ये सारे लिंग सशक्तिकरण के अंदर आ सकता है। नेक्स्ट है कानूनी सशक्तिकरण। क्या होता है? कानूनी सशक्तिकरण की गारंटी हर देश में एक अच्छे कानूनी प्रणाली के माध्यम से दी जाती है। इनमें किसी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकार, मौलिक अधिकारों और अन्य अधिकार भी शामिल हैं जिन्हें राज्य समय समय पर लागू करता है। कानूनी अधिकार न्यायालयों द्वारा परिवर्तनीय हैं और इनका उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी। इसलिए कानूनी सशक्तिकरण के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है जैसे कि आपको बता दूं कि लोगों को सशक्त बनाने के तरीके क्या है। लोगों को शिक्षा देना अच्छे गुणों को निखारने में मदद करेगा और उन्हें एक संसाधन व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित करेगा। लोगों को एक देश की कीमती संसाधन है। जब लोग मानक शिक्षा प्रदान करते हैं तो उन्हें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने की मदद मिलेगी। शिक्षा एक ऐसा समाज की रीढ़ है जो अशिक्षा एक मतलब की रीढ़ है और अशिक्षा एक अभिप्राय है कि देश पर बोझ बनना है। नेक्स्ट है आगे आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और भी। सशक्तिकरण का बुनियादी सिद्धांत क्या है कि मिलकर और कैंपबेल ने सशक्तिकरण के मूल्यांकन के लिए 10 सिद्धांत रखे हैं और वो सिद्धांत क्या है? पहला है कि सामुदायिक स्वामित्व, और फिर निर्माण कैसे होना चाहिए, सुधार कैसे होना चाहिए, सामुदायिक ज्ञान क्या होना चाहिए, समावेश क्या होना चाहिए, सारे अपने बात उन्होंने कही है। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो है स्वराज, कि स्वराज क्या है, गांधी जी के स्वराज के विचार क्या हैं। तो स्वराज जो है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टूडेंट मैं आपको एक चीज़ और दोबारा क्लियर करना चाहता हूँ कि जो भी मैं वीडियो लेकर आता हूँ मैं सारे पॉइंट लिखते शॉर्ट तरीके से होते हैं। कई बार बहुत लोग कमेंट आते हैं कि बुक के पॉइंट हैं, ये है वो है, तो एक्स्ट्रा मतलब जो भी चीज़ें हैं इसमें सबसे मेन क्या होता है, बुक के पॉइंट्स भी होते हैं और इसमें एक तरीके से जो भी पॉइंट होते हैं वो शॉर्ट तरीके से या सरल तरीके से मैं आपको बताता हूँ ताकि आपको एग्जाम में हेल्प हो सके और आप इसको एक्सप्लेन कर सकें एग्जाम में। आपको पता है कि बुक के टॉपिक बहुत डिफिकल्ट होते हैं, उनकी लैंग्वेज डिफिकल्ट होती है, तो मैं आपको एक तरीके से नोट्स के बेस पर आपको समझाता हूँ ताकि आप इसको टॉपिक को क्लियर कर सकें और एग्जाम में क्वेश्चन छोड़ने से अच्छा है कि उसको एक्सप्लेन करें और उनको बनाकर एक तरीके से अपनी लैंग्वेज में लिख के आएँ। नेक्स्ट है स्वराज। स्वराज का अर्थ स्वशासन या स्वराज शब्द का एक पवित्र शब्द है जो एक वैदिक शब्द है जिसका अर्थ है स्वशासन या आत्मसंयम, मतलब खुद का शासन। नेक्स्ट है गांधी जी ने स्वराज को समझने के लिए हमें अनेक अपने सपने या भारत के उद्देश्यों को समझना होगा, क्योंकि सबसे मेन है कि जो कि स्वतंत्रता का अर्थ है कि गांधी जी ने स्वराज को समझने के लिए हमें उनके सपने और भारत के उद्देश्यों को समझना चाहिए, क्योंकि गांधी जी ने लगातार 2 मोर्चों पर एक साथ संघर्ष किया था। ये भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं साथ के साथ, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको बताया कि समझना चाहिए, क्या समझना चाहिए कि गांधी जी ने लगातार 2 मोर्चों पर एक साथ संघर्ष किया और एक ब्रिटिश शासन के खिलाफ और दूसरा भारतीय समाज में बुराइयों के खिलाफ, अस्पृश्यता, स्त्री एकांतवाद और आदि जैसी सामाजिक सांस्कृतिक बुराइयों को तोड़ने के लिए उतना ही महत्वपूर्ण था जो गांव में प्रचलित थे। गांधी जी को इस बात से एहसास था कि जब तक इन आंतरिक बाधाओं को दूर नहीं किया जाता उद्देश्य के लिए जुटाना असंभव होगा, मतलब किसी चीज़ को हम इकट्ठा नहीं कर सकते, किसी बात को बनवा नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने लगातार 2 मोर्चों पर एक तरह संघर्ष किया जो मैंने आपको बताया भी। गांधी जी सपने का स्वराज कोई जाति या धार्मिक भेदभाव नहीं मानते हैं, वो पढ़े लिखे लोगों के साथ अंधे भूखे और मेहनताकश लाखों लोगों को स्वराज भी होना चाहिए, मतलब जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनको भी एक तरह स्वराज का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट है गरीबों के लिए स्वराज, मतलब आप हेडिंग डाल के लिख सकते हैं गांधी के सपने का स्वराज कोई जाति धार्मिक भेदभाव नहीं मानता है, जो मैंने अभी आपको बताया है। और पढ़े लिखे लोगों के साथ अंधे भूखे मेहनताकाश जो होते हैं, मेहनत करते हैं, लाखों लोगों का स्वराज भी होना चाहिए। गांधी जी के सपने का स्वराज गरीब आदमी का स्वराज है। जीवन की आवश्यकता आपके द्वारा आमतौर पर उन राजकुमारों और धनवान पुरुषों को द्वारा आनंदित होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उनके पास उनके जैसे महल होने चाहिए। वह खुशी के लिए आवश्यक नहीं है, लेकिन लोगों को जीवन की सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये एक स्वराज का एक अर्थ होना चाहिए। नेक्स्ट है
गांधी जी के सपने का स्वराज गरीब आदमी का स्वराज है और असली स्वराज सभी पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को महसूस करना चाहिए और उस उपभोग के लिए श्रम करना ही सच्ची क्रांति है। यदि हम सच्ची क्रांति से एक तरीके श्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, उसके द्वारा हम स्वराज जो प्राप्त करेंगे वो एक सच्ची क्रांति होगी हमारी। नेक्स्ट है कहा गया है, मतलब इसमें कोई बहुमत नियमित नहीं है। मैं आपको पहले बता दूं कि इसमें आप लिख सकते हो कोई बहुमत नियम नहीं है। ये बुक का हेडिंग है। कहा गया है कि भारतीय स्वराज बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदू का शासन होगा। इसमें बड़ी, ये मैं आपको बुक का एक तरीके से हेडिंग क्लियर कर रहा हूँ, इसमें बड़ी गलती नहीं हो सकती है इससे बड़ी। अगर यह सोचता है तो मैं एक के लिए इसे स्वराज कहने से इनकार कर देता हूँ कि इससे पूरे ताकत से अपने आदेश से पर लड़ता है। मेरे लिए हिंदू स्वराज सभी लोगों का शासन है। कहने मतलब है, वो कहते हैं बुक में लिखा गया कि कोई बहुमत नियम नहीं है, मतलब इसकी ये नहीं कह सकते हम कि स्वराज बहुसंख्यक समुदाय यानी हिंदू का शासन होना चाहिए। उसमें एक व्यक्ति कहता है कि हिंदू स्वराज सभी लोगों का शासन होना चाहिए, न्याय का शासन है। ठीक है। नेक्स्ट है स्वराज की उपाधि क्या है। स्वराज मृत्यु के भय का परित्याग है और एक राष्ट्र जो स्वयं को मृत्यु के भय से प्रभावित होने से अनुमति देता है वह स्वराज को प्रयास नहीं कर सकता। नेक्स्ट है आत्म बलिदान का आधार। स्वराज को केवल नहीं बनाए रखा जा सकता जहां बहुसंख्यक निष्ठावान और देशभक्त लोग हों। राष्ट्र का भला अन्य सभी विचारों से कहीं अधिक सर्वोपरि है जो उसके लिए व्यक्तिगत लाभ सहित कभी भी। गांधी जी ने कहा है मेरा स्वराज दूसरों की हत्या परिणाम नहीं है बल्कि निरंतर आत्म बलिदान और स्वेच्छा कार्य होगा, मतलब एक अच्छा कार्य होगा। और हमारी सहभागिता के प्रतिमान गांधी जी का स्वराज हमारी सभ्यता की प्रति को अशून्यता बनाए रखने के लिए और जिसे कई नई चीज़ों के रूप में लिखा जाना चाहिए, उन्हें भारतीय स्लेट पर लिखा जाना चाहिए। अगर स्वराज हमें सभ्य बनाने के लिए नहीं था तो हमारी सभ्यता को शुद्ध करने और स्थिर करने के लिए यह कुछ भी नहीं है। हमारी सभ्यता का सार यह है कि हम अपने सभी मामलों, सार्वजनिक या निजी क्षेत्रों में नैतिक और सर्वोपरि स्थान देते हैं। गांधी जी साम्राज्य को स्वराज का हिस्सा माना जाता है गांधी के द्वारा। गांधी अपने स्वराज की अवधारणा के तहत सामाजिक वर्गों या जातिवाद का कोई आर्थिक वर्गीकरण नहीं चाहते थे। गांधी जी ने विदेशी प्रभुत्व से भारतीय स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी और स्वराज को परिभाषित करने के लिए गांधी जी ने ग्राम स्वराज के बारे में भी बात की है। तो ये सारी जो बातें गांधी जी के द्वारा की गई हैं, स्वराज है क्या, स्वराज के बारे में मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट भी क्लियर करे हैं जिनको आप एक तरीके एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।